नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का एकलव्य पीसीएस और एकलव्य एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। और ये श्रृंखला है हमारी एनसीईआरटी ज्योग्राफी की क्लास 7th की। तो क्लास 7th 8th 9th 10th 11th 12th सबको हम कवर करेंगे। और ये है इसका क्लास 7th का ज्योग्राफी का चैप्टर नंबर 8, जो कि है मानव पर्यावरण अन्योन्य क्रिया उष्णकटिबंधीय एवं उपोष्ण प्रदेश। तो चलिए इसको देखते हैं, बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। यहाँ पर देखिए क्या लिखा हुआ है। लिखा हुआ है, रेणुका बहुत उत्साहित थी। रेणुका, थोड़ा सा सेट कर लेता हूं। हाँ, लिखा हुआ है, रेणुका बहुत उत्साहित थी। उसके चाचा श्रीकांत लगभग 4 महीने के बाद आज घर में थे। वह एक वन्य जीव फोटोग्राफर थे तथा बहुत यात्रा करते थे। बहुत छोटी सी उम्र से ही रेणुका की रुचि वन्य जीवन तथा वनों में थी। जब उसके चाचा ने प्राकृतिक संबंधी पुस्तकों को उससे उसका परिचय करवाया, दूरस्थ भूस्थल जहां दूरस्थ भूस्थल एवं वहां रहने वाले लोगों की तस्वीरें उसे हमेशा आकर्षित करती थी। ये एक स्टोरी को बनाने की यहाँ पे कोशिश की गई है ना। आगे देखो, चलिए आगे लिखा हुआ है, रेणुका, इन तस्वीरों में तुम विश्व के विभिन्न भागों के लोगों को देख सकती हो। ये ऊपर जो फोटो है ना, ये फोटो हमारे इतना काम का नहीं है। ओके, रेणुका, इन तस्वीरों में तुम विश्व के विभिन्न भागों के लोगों को देख सकती हो। इनमें से कुछ शुष्क रेगिस्तान से हैं, कुछ बर्फीले प्रदेशों से एवं कुछ गर्म नम वर्षा वनों से हैं। वे मुझसे कितना अलग दिखते हैं, रेणुका ने कहा। वे देखने में भले ही अलग हों, लेकिन उनका भोजन, कपड़ा, मकान जैसी जीवन की मूलभूत आवश्यकताएं हमारे समान ही हैं, श्रीकांत चाचा ने कहा। ओके, उनके बच्चे भी शायद तुम्हारी तरह ही खेलते हैं, कभी झगड़ते हैं, फिर समझौता कर लेते हैं, गाते हैं, नाचते हैं एवं घरेलू कार्यों में अपने परिवार की मदद करते हैं। वे प्रकृति के करीब रहते हैं एवं जीवन की शुरुआत में ही प्रकृति की देखभाल करना सीख जाते हैं। वे मछली पकड़ना, वनों से सामग्री एकत्र करना सीख जाते हैं। अच्छा, अब यहां पर कुछ बताया गया है अमेजन बेसिन में जीवन के बारे में कि अमेजन बेसिन में कैसा जीवन होता है। अब यहाँ पर शब्द आया है अमेजन बेसिन। तो अमेजन तो एक नदी का नाम है जो कि दक्षिण अमेरिका महाद्वीप की सबसे लंबी नदी है। इसके अलावा दुनिया की दूसरी सबसे लंबी नदी है और इसके अतिरिक्त दुनिया की सबसे चौड़ी नदी अमेजन है। तो अमेजन नदी जिन इलाकों से होकर बहती है उसे कहा जाता है अमेजन बेसिन। बेसिन होता है किसी भी नदी के किनारे का उपजाऊ इलाका या वो इलाका जहां से नदी बह रही है, उसको हम बेसिन बोलते हैं। तो देखो, ये हो गया अमेजन बेसिन। अच्छा, क्या लिखा हुआ है? लिखा हुआ है, जब स्पेन के अन्वेषकों ने इस नदी की खोज की, तब सिर पर सुरक्षा कवच एवं घास के स्कर्ट पहने कुछ स्थानीय आदिवासियों ने उन पर आक्रमण कर दिया। ठीक है ना। हाँ, इन आक्रमणकारियों ने उन्हें प्राचीन रोमन साम्राज्य के अमेजोन्स नामक महिला योद्धाओं के आक्रामक समूह की याद दिला दी, इसीलिए इसका नाम पड़ा अमेजन। ठीक है ना। हाँ, आगे देखो जरा। आगे लिखा हुआ है, अमेजन बेसिन के विषय में जानने से पहले हम मानचित्र देखें, है ना। ये मानचित्र है, आप देख सकते हैं। ओके, थोड़ा मैं इसे जूम आउट कर देता हूं तो आपको शायद दिखाई दे। ये देखिए, ये है दक्षिण अमेरिका का नक्शा और ये जो आप देख रहे हैं ऊपर की तरफ, ये है अमेजन बेसिन। ठीक है, तो इसी की बात यहाँ पर की जा रही है। चलिए वापस आते हैं। हाँ, लिखा हुआ है, अमेजन बेसिन के विषय में जानने से पहले मानचित्र देखें। देख लिया। ध्यान दें कि उष्णकटिबंधीय प्रदेश कर्क रेखा तथा मकर रेखा के मध्य में स्थित होता है। ठीक है, उष्णकटिबंधीय क्षेत्र कहाँ होता है? कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच का जो इलाका होता है वो उष्णकटिबंधीय क्षेत्र कहलाता है, क्योंकि यहाँ पे साल भर गर्मी पड़ती है और खूब बारिश होती है। ठीक है। हाँ, भूमध्य रेखा के 10 डिग्री उत्तर तथा 10 डिग्री दक्षिण के मध्य के भूभाग को भूमध्य रेखीय प्रदेश कहते हैं। बस यहीं से सवाल बनने शुरू हो जाते हैं कि भूमध्य रेखीय प्रदेश आपको कहाँ मिलेगा? भूमध्य रेखीय प्रदेश मिलेगा आपको 10 डिग्री उत्तर और 10 डिग्री दक्षिण के मध्य। ठीक है ना, बस यहीं से पेपर में सवाल शुरू हो जाते हैं। अमेजन नदी इसी प्रदेश से होकर बहती है। ध्यान दें, यह पश्चिम में पर्वतों से निकलकर पूर्व में अंध महासागर में कैसे पहुंचती है। देखिए, अंध महासागर कुछ और नहीं है साथियों। अंध महासागर जो है वो अटलांटिक महासागर को ही अंध महासागर कहा जाता है। आगे देखो, आगे देखिए, जिस स्थान पर कोई नदी किसी अन्य जलराशि में मिलती है उसे नदी का मुहाना कहते हैं। अमेजन नदी में बहुत सारी सहायक नदियां यानी ट्रिब्यूटरी मिलकर अमेजन बेसिन का निर्माण करती हैं। यह नदी बेसिन ब्राजील के भागों, पेरू के कुछ भागों, बोलीविया, इक्वाडोर, कोलंबिया, वेनेजुएला के छोटे भागों से अपवाहित होती है।
क्या आप इस बेसिन में स्थित उन देशों के नाम बता सकते हैं जिनसे भूमध्य रेखा गुजरती है? तो ये तो एक अलग चीज है। चलिए, अच्छा, सहायक नदियों के बारे में थोड़ा बताया गया यहाँ पर। यह छोटी नदियां होती हैं जो मुख्य नदी से मिलती हैं। जैसे गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी है साथियों यमुना। सहायक नदी जो होती है किसी नदी में जाकर ही मिल जाती है, और नदी जो है समुद्र में जाकर के मिलती है। बेसिक ये कॉन्सेप्ट होता है। तो सहायक नदियां जो होती हैं ये छोटी नदियां होती हैं जो मुख्य नदी से मिलती हैं। मुख्य नदी अपनी सहायक नदियों के साथ जिस क्षेत्र के पानी को बहाकर ले जाती है वह उसका बेसिन अथवा जल संग्रहण क्षेत्र कहा जाता है। अमेजन बेसिन विश्व का सबसे बड़ा नदी बेसिन है। इसको आप लोग याद रखें, पेपर में पूछ सकता है। चलिए आगे देखते हैं जरा। ओके, ठीक है, देखिए। हाँ जी, जैसा कि आप जानते हैं अमेजन बेसिन भूमध्य रेखा के आसपास फैला है और यहाँ पूरे वर्ष गर्म तथा नम जलवायु रहती है। यहाँ का मौसम दिन एवं रात दोनों ही समय लगभग समान रूप से गर्म एवं आर्द्र होता है तथा शरीर में चिपचिपाहट महसूस होती है। ये जो मौसम है ये भारत में भी आप महसूस कर सकते हैं। कब कर सकते हैं? उसी समय में जिस समय में हम कर रहे हैं, अगस्त महीने में। ये बिल्कुल वही जलवायु है जो आज मैं जब ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं, ये है 10 अगस्त। तो इसी महीने में ये मौसम हमें यहाँ फील हो रहा है ना। अगर आपके पास एसी नहीं है तो आपको ये पूरे दिन महसूस होगा, है ना। एसी में क्या होता है, एसी में ऐसा नहीं होता है, वो उमस को बाहर कर देती है, ह्यूमिडिटी को बाहर कर देती है। लेकिन नॉर्मली अगर आपके पास पंखा है, कूलर है, तो आप देखेंगे पंखा चलता रहे ना, आपको पसीना आता रहेगा, पूरा शरीर आपका हल्का सा चिपचिपा चिपचिपा बना रहेगा। यही विशेषता होती है इस मौसम की, और यही विशेषता है भूमध्य रेखीय जलवायु की। ठीक है, इस प्रदेश में लगभग प्रतिदिन वर्षा होती है और वह भी बिना किसी पूर्व चेतावनी के, है ना। डेली पानी बरसता है। दिन का तापमान उच्च तथा आर्द्रता अति उच्च होती है। आर्द्रता मतलब नमी, ह्यूमिडिटी जो है बहुत ज्यादा उच्च होती है, यानी आपको गर्मी बहुत ज्यादा महसूस होती रहेगी। रात के समय में तापमान कम हो जाता है लेकिन आर्द्रता वैसी ही बनी रहती है। आगे देखिए, आगे वर्षावन। इस प्रदेश में अत्यधिक वर्षा के कारण यहाँ की भूमि पर सघन वन उगाते हैं। बहुत ही घनी वनस्पति यहाँ पर उगती है। इतने घने जंगल उगते हैं कि सूर्य का प्रकाश नीचे तक भी नहीं पहुंच पाता, इतने घने जंगल है यहाँ पे। ठीक है, वन इतने सघन होते हैं कि पत्तियों तथा शाखाओं से छत सी बन जाती है, जिसके कारण सूर्य का प्रकाश धरातल तक नहीं पहुंच पाता। जो मैंने आपको बताया भी, यहाँ की भूमि प्रकाश रहित एवं नम बनी रहती है। यहाँ केवल वही वनस्पति पनप सकती है जिसमें छाया में बढ़ने की क्षमता हो, यानी केवल वही वनस्पति यहाँ उग पाएगी जो छाया में बढ़ सकती है। ऐसी वनस्पति जिसको धूप चाहिए लगातार, वो यहां पर नहीं उग सकती। इस बात को आप लोग ध्यान रखिएगा। ओके, आगे देखें। परजीवी पौधों के रूप में यहाँ आर्किड तथा ब्रोमीलाइड पैदा होते हैं। वर्षा वन में प्राणी जात की प्रचुरता होती है। टूकन, गुंजन पक्षी, रंगीन पक्षी एवं भोजन के लिए बड़ी चोंच वाले विभिन्न प्रकार के पक्षी जो भारत में पाए जाने वाले सामान्य पक्षियों से भिन्न होते हैं, यहाँ पाए जाते हैं। प्राणियों में बंदर, स्लॉथ, चींटी खाने वाले टैपीर भी यहाँ पाए जाते हैं। सांप तथा सरीसृप की विभिन्न प्रजातियां इन वनों में पाई जाती हैं। मगर, सांप, अजगर तथा एनाकोंडा एवं बुआ की कुछ ऐसी प्रजातियां हैं। ठीक है, अच्छा, ये जो है टैगोर है, ये चींटी खाता है। इसके अतिरिक्त हजारों कीड़े मकोड़े भी बेसिन में निवास करते हैं। मांस खाने वाली पिराना मछली समेत मछलियों की विभिन्न प्रजातियां अमेजन नदी में पाई जाती हैं। इस प्रकार जीवों की विविधता की दृष्टि से यह बेसिन असाधारण रूप से समृद्ध है। चलो आगे देखो। वर्षा वन के निवासियों की यदि हम बात करें, यहाँ के लोग छोटे से क्षेत्र में वन के कुछ वृक्षों को काटकर अपने भोजन के लिए फसल उगाते हैं। यहाँ के पुरुष शिकार करते हैं तथा नदी में मछली पकड़ने जाते हैं, जबकि महिलाएं फसलों का ध्यान रखती हैं। वे मुख्यतः टोपियोका, अनानास एवं शकरकंद उगाते हैं, क्योंकि मछली या शिकार मिलना अनिश्चित होता है। ऐसे में महिलाएं ही अपनी उगाई शाक सब्जी से अपने परिवार का भरण पोषण करती हैं। कर्तन एवं दहन कृषि पद्धति। अब देखो ये क्या है, देखो ये क्या है, कर्तन एवं दहन कृषि पद्धति, है ना। ये कुछ और नहीं है, आप लोगों ने एक शब्द सुना होगा झूम कृषि, तो ये झूम कृषि ही है साथियों, ध्यान रखेंगे। ये झूम कृषि का एग्जाम्पल है यहाँ पर। इनका मुख्य आहार मैनियोक है, जिसे कसावा भी कहते हैं, है ना। अच्छा, आप लोग मुझे कमेंट करके बताइए झूम कृषि क्या होती है, और अगर आप नहीं जानना चाहते हैं तो कमेंट करिए, मैं कमेंट में इसका आंसर बता दूंगा कि झूम कृषि कैसे होती है। चलिए, यह आलू की तरह जमीन में पैदा होता है, यानी कसावा।
आलू की तरह जमीन में पैदा होता है। ये चींटियों की रानी एवं अंडकोश भी खाते हैं। आगे देखिए, कॉफी, मक्का तथा कोको जैसी नगदी फसल भी यहाँ उगाई जाती है। आगे देखो, वर्षा वन अत्यधिक मात्रा में घरों के लिए लकड़ी प्रदान करते हैं। कुछ परिवार मधुमक्खी के छत्ते के आकार वाले छप्पर के घरों में रहते हैं, जबकि कुछ लोग मलोका कहे जाने वाले अपार्टमेंट जैसे घरों में रहते हैं। तो देखो, मलोका अपार्टमेंट आपको कहाँ मिलेंगे, है ना। तो मलोका अपार्टमेंट आपको कहाँ मिलेंगे भैया, मलोका अपार्टमेंट आपको मिलेंगे अमेजन बेसिन में, ठीक है ना। अमेजन बेसिन के लोगों का जीवन धीरे धीरे बदल रहा है। पुराने समय में वन के अंदर पहुंचने के लिए नदी मार्ग ही एकमात्र उपाय था। 1970 में ट्रांस अमेजन महामार्ग बनने से वर्षा वन के सभी भागों तक पहुंचना संभव हो गया है। अनेक स्थानों पर पहुंचने के लिए हवाई जहाजों तथा हेलीकॉप्टरों का उपयोग किया जाता है। इस प्रक्रिया के फलस्वरूप वहां की मूल आबादी को क्षेत्र से बाहर निकालकर नए क्षेत्र में बसना पड़ा, जहां वे अपने पौराणिक तरीके से ही खेती कर रहे हैं, ठीक है ना। अच्छा, यहाँ पर एक बॉक्स बना हुआ है, देखो, हाँ वही है कर्तन एवं दहन कृषि जो मैंने बताया। इस पद्धति में किसान पहले वृक्षों एवं झाड़ियों को काटकर भूमि साफ करता है, फिर इनको जलाया जाता है, जिससे पोषक तत्व मिट्टी में मिल जाते हैं। इस साफ भूमि पर कुछ वर्षों तक फसल पैदा की जाती है। जमीन के इस टुकड़े के बार बार प्रयोग से मिट्टी में पोषक तत्वों का अभाव हो जाता है, इसीलिए इस टुकड़े को छोड़ दिया जाता है। बाद में फसल उगाने के लिए किसी दूसरे स्थान को साफ किया जाता है। इस बीच पुराने खेतों में छोटे छोटे वृक्ष उगाते हैं। इस प्रकार मिट्टी पुनः उपजाऊ बन जाती है। तब लोग इस भूमि के टुकड़े को दोबारा जोत सकते हैं। आगे देखो, विकास की गतिविधियों के कारण जैविक विविधता वाले वर्षा वन धीरे धीरे नष्ट हो रहे हैं। ऐसा अनुमान है कि प्रतिवर्ष अमेजन बेसिन के वर्षा वन का बड़ा भाग लुप्त होता जा रहा है। आप देख सकते हैं कि वर्षा वन के लुप्त होने से व्यापक प्रभाव होता है। वर्षा के कारण मिट्टी की ऊपरी परत बह जाती है एवं सघन वन बंजर भूमि में बदल जाते हैं। आगे देखो, गंगा ब्रह्मपुत्र के बारे में बात हो रहा है, यानी भारत में अब हम आ चुके हैं यहाँ पर, ठीक है। ये गंगा ब्रह्मपुत्र का एक फोटो यहाँ पर दिखाया गया है। गंगा एवं ब्रह्मपुत्र की सहायक नदियां मिलकर भारतीय उपमहाद्वीप में गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन का निर्माण करती हैं। यह बेसिन उपोष्ण में 10 डिग्री उत्तर से 30 डिग्री उत्तर अक्षांश के मध्य स्थित है। ये पेपर में बिल्कुल आपसे पूछ सकता है, ठीक है ना, कि कहाँ मिलेगा आपको गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन। तो साथियों, ये मिलेगा 10 डिग्री उत्तर से 30 डिग्री उत्तर के बीच में। घाघरा, सोन, चंबल, गंडक, कोसी जैसी गंगा की सहायक नदियां एवं ब्रह्मपुत्र की सहायक नदियां इसमें अपवाहित होती हैं। एटलस की सहायता से ब्रह्मपुत्र की कुछ सहायक नदियों के नाम ढूंढें, है ना। जैसे अगर मैं ही आपको बता दूं तो कपिली है, सुबनाश्री है, धनश्री है, मानस है, संकोश है, ये सब सहायक नदियां हैं ब्रह्मपुत्र की, याद रखना। गंगा एवं ब्रह्मपुत्र के मैदान, पर्वत एवं हिमालय की गिरिपात तथा सुंदरवन डेल्टा, ये भारत का नक्शा आ गया यहाँ पर, ठीक है। ये देखो, ये भारत का नक्शा है, ठीक। और इसमें गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन को दिखाने का प्रयास किया गया है, ठीक है। यहाँ पर ये गंगा बह रही है, ये देख सकते हैं आप यहाँ पर इस तरीके से, और इधर से आ रही है, ये आपको दिखाई देगी ब्रह्मपुत्र। इन दोनों के बेसिन को बोलते हैं गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन। आगे देखिए, आगे लिखा हुआ है, इस बेसिन की मुख्य विशेषताएं हैं कि मैदानी क्षेत्रों में अनेक चाप झील पाई जाती हैं। चाप झील मतलब इस तरीके की झीलें जो बन जाती हैं, इस तरीके की, ऐसे इस तरीके की झीलें जो बन जाती हैं, ठीक है, इन्हें चाप झील कहते हैं। यहाँ की जलवायु मुख्यतः मानसूनी है। मानसून में मध्य जून से मध्य सितंबर के बीच वर्षा होती है। ग्रीष्म ऋतु में गर्मी तथा शीत ऋतु में ठंड होती है, ठीक है। हाँ, बेसिन क्षेत्रों में विभिन्न प्रकार की स्थल आकृतियां पाई जाती हैं। जनसंख्या के वितरण में पर्यावरण की प्रमुख भूमिका होती है। तीव्र ढाल वाले पर्वतीय क्षेत्र बसने के लिए प्रतिकूल हैं, अतः गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन के पर्वतीय क्षेत्र में कम लोग रहते हैं। मानव प्रवास के लिए मैदानी क्षेत्र सबसे उपयुक्त है, अतः यहाँ जनसंख्या घनत्व तो अधिक है ना। हाँ, यहाँ की मिट्टी उपजाऊ है। जिन स्थानों पर फसलें उगाने के लिए समतल भूमि उपलब्ध है, वहां के लोगों का मुख्य व्यवसाय खेती है, कृषि है।
धान यहाँ की मुख्य फसल है। चूंकि धान की खेती के लिए पर्याप्त जल की आवश्यकता होती है, यह उसी क्षेत्र में उगाया जाता है जहां अधिक वर्षा होती हो। यहाँ उगाई जाने वाली अन्य फसलें गेहूं, मक्का, ज्वार, चना, बाजरा है। गन्ना तथा जूट जैसी नगदी फसलें भी उगाई जाती हैं। मैदान के कुछ क्षेत्रों में केले के बागान भी दिखते हैं। पश्चिम बंगाल एवं असम में चाय के बागान मिलते हैं। बिहार तथा असम के कुछ भागों में सिल्क के कीड़ों का संवर्धन कर सिल्क का उत्पादन किया जाता है। आप लोग मुझे बताइए सिल्क कितने तरीके का होता है, और भारत में सिल्क उत्पादन में नंबर 1 राज्य कौन सा है। और एक सवाल का जवाब और देना कि मकड़ी का जो रेशम होता है, मकड़ी का जो सिल्क होता है, स्पाइडर सिल्क जो होता है, उसको क्या कहते हैं। आरओ परीक्षा 2022 में पूछा गया प्रश्न था ये, तो आप लोग मुझे कमेंट करके बताइए कि मकड़ी के रेशम को क्या कहा जाता है। आगे देखो यहाँ पर, अच्छा आगे देखिए, जनसंख्या घनत्व का अर्थ क्या है। जनसंख्या घनत्व का साथियों अर्थ है 1 वर्ग किलोमीटर में रहने वाले लोगों की संख्या। इसका मतलब क्या हुआ, जरा मैं आपको आसान भाषा में बता देता हूं। जैसे मान लीजिए 1 किलोमीटर आप इधर चले जाओ, 1 किलोमीटर इधर चले जाओ, 1 किलोमीटर इधर, 1 किलोमीटर इधर, ये हो गया 1 वर्ग किलोमीटर। अब इस 1 वर्ग किलोमीटर में कितने लोग रह रहे हैं, तो जैसे यहाँ पर एग्जाम्पल दिया है उत्तराखंड का, तो उत्तराखंड में 189 लोग रह रहे हैं। 1 वर्ग किलोमीटर में 189 लोग रह रहे हैं, मतलब उत्तराखंड का जनघनत्व कितना है 189। वहीं अगर हम बिहार की बात करेंगे तो बिहार में कितना है 1102। ठीक है, दिल्ली की बात करोगे तो 10,000 से भी ऊपर है ना। हाँ चलो आगे देखो, आगे देखिए, विभिन्न भू आकृतियों के अनुसार वनस्पति में भी भिन्नता पाई जाती है। गंगा ब्रह्मपुत्र के मैदानों में सागवान, साखू, पीपल के साथ उष्णकटिबंधीय पर्णपाती पेड़ भी पाए जाते हैं। ब्रह्मपुत्र के मैदानी क्षेत्रों में घने बांस के घने झुरमुट पाए जाते हैं। डेल्टा क्षेत्र मैंग्रोव वन से घिरा हुआ है। ठीक है, उत्तराखंड, सिक्किम एवं अरुणाचल प्रदेश की ठंडी जलवायु एवं तीव्र ढलान वाले भागों में चीड़, देवदार एवं फर जैसे शंकुधारी पेड़ भी पाए जाते हैं, है ना। यहाँ पर आप देख लो, ठीक है, ये धान की खेती हो रही है यहाँ पर, और ये जो है असम में एक चाय के बागान का फोटो है। चलिए आगे देखो, बेसिन में विविध प्रकार के वन्यजीव पाए जाते हैं। इनमें हाथी, बाघ, हिरन एवं बंदर सामान्य रूप से पाए जाने वाले जीव हैं। एक सींग वाला गैंडा ब्रह्मपुत्र के मैदानों में पाया जाता है। डेल्टा क्षेत्र में बंगाल टाइगर, मगर एवं घड़ियाल पाए जाते हैं। नदी के साफ जल, झील एवं बंगाल की खाड़ी में प्रचुर मात्रा में जलीय जीव पाए जाते हैं। रोहू, कतला, हिल्सा मछलियों की लोकप्रिय प्रजातियां हैं। मछली एवं चावल इस क्षेत्र के लोगों का प्रमुख आहार है। खासकर हम बंगाल की बात करें या दक्षिण भारत में अगर हम चले जाएं तो वहां पर जो तटीय मैदानों के लोग हैं वो ज्यादातर मछली और चावल का ही सेवन करते हैं। चलिए, एक सिंग वाला गैंडा यहाँ दिखाया गया है। ओके, आगे आ जाइए। बाकी ये जो है एक केस स्टडी है। हाँ, आगे बढ़ते हैं। हाँ जी, आगे लिखा हुआ है, देखो आगे लिखा हुआ है, गंगा ब्रह्मपुत्र के मैदानों में कई बड़े शहर एवं कस्बे स्थित हैं। इलाहाबाद, कानपुर, वाराणसी, लखनऊ, पटना एवं कोलकाता जैसे शहर, जैसे 10 लाख से अधिक आबादी वाले शहर गंगा नदी के तट पर ही स्थित हैं। इन शहरों तथा यहाँ स्थित उद्योगों का गंदा पानी बहकर नदी में ही जाता है, जिससे नदी प्रदूषित होती है। बेसिन में यातायात का सुविकसित तंत्र उपस्थित है। आप देख सकते हैं कि गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन में यातायात के 4 मार्ग सुविकसित हैं। मैदानी इलाकों के लोग सड़क मार्ग एवं रेल मार्ग द्वारा एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाते हैं। नदी के तटीय क्षेत्रों में जल मार्ग यातायात का प्रभावशाली माध्यम है। कोलकाता हुगली नदी पर स्थित एक महत्वपूर्ण पत्तन है, यानी बंदरगाह है। मैदानी क्षेत्रों में कई बड़े हवाई पत्तन भी स्थित हैं। आगे देखिए, पर्यटन इस बेसिन का एक महत्वपूर्ण क्रिया है। आगरा में यमुना के किनारे स्थित ताजमहल, इलाहाबाद में गंगा एवं यमुना नदी का संगम, उत्तर प्रदेश बिहार में बौद्ध स्तूप, लखनऊ का इमामबाड़ा, असम का कांजीरंगा एवं मानस प्राणी वन्यजीव अभ्यारण्य, ठीक है, तथा अरुणाचल प्रदेश की विशिष्ट जनजातियां, संस्कृति जैसे कई दर्शनीय स्थल हैं। यहाँ पर एक टाइगर का फोटो लगाया गया है। चलो ठीक है ना, इसी के साथ ये चैप्टर होता है खत्म। जरा कुछ यहाँ सवाल दिए गए हैं, इन सवालों को जरा देखिए आप लोग। जैसे, ठीक है, उस महाद्वीप का नाम बताएं जो अमेजन बेसिन में स्थित है। ठीक, तो अभी हमने देखा कौन सा महाद्वीप था, वो महाद्वीप था दक्षिणी अमेरिका। ठीक है ना, तो इनको आप लोग पढ़ो और बाकी ये देखो। अच्छा, टूकन क्या चीज है,
मैनियाक कहाँ का प्रमुख भोजन है, कोलकाता किस नदी के तट पर है, देवदार एवं फर किस प्रकार के वृक्ष हैं, बंगाल टाइगर आपको कहाँ मिलेगा, और नीचे यहाँ पर ये है सही मिलान करने के लिए, इनको आप मिलाइए। सूती वस्त्र कहाँ मिलेंगे, मलोका, पिराना, रेशम कीट, कांजीरंगा, ये सब क्या है। ठीक, तो ये हुआ आज का चैप्टर। ठीक है, उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। कोई डाउट है तो कमेंट के माध्यम से पूछना ना भूलें, और थोड़ा सपोर्ट करो यार, थोड़ा सा सपोर्ट दिखाओ, है ना। मेहनत अगर हम करें तो हम चाहते हैं कि थोड़ा सा आप सपोर्ट करिए। वीडियो बनाने में काफ़ी मेहनत लगती है, तो कृपया करके आप सहयोग बनाइए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।